हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 7 है एक्सेलरेटर्स एंड डिटेक्टर्स और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, पेपर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक साइक्लोट्रॉन। ओके सर, करवा दो, छोड़ो मत इसके बारे में, सर लिखवा दो, इसको मत छोड़ना बिल्कुल भी। चलिए मैं यहाँ से शुरू करवाता हूँ क्योंकि इसमें बनेगा डायग्राम। साइक्लोट्रॉन पढ़ा है कभी आपने? साइक्लोट्रॉन ये पढ़ा होगा मेरे ख्याल से आपने, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन होता क्या है और इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। एक लाइन 100 रुपये की है, ध्यान देना। साइक्लोट्रॉन का उपयोग धनावेशित कणों के वेग बढ़ाने में किया जाता है, या आप बोल सकते हो साइक्लोट्रॉन का उपयोग धनावेशित कणों का वेग बढ़ाने में किया जाता है। क्या बात है सर, धनावेशित कणों का वेग बढ़ाने में किया जाता है, परिभाषा लिखवा के दिखाओ जरा। तो यह एक ऐसा उपकरण होता है, ठीक है, जो आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करता है। ये पहले मैं डेफिनेशन लिखूं, क्या होता है यह, ठीक है सर, एक ऐसा उपकरण होता है, यह एक ऐसा उपकरण होता है, ठीक है, एक ऐसा क्या होता है, उपकरण होता है। हाँ सर, यह एक ऐसा उपकरण होता है, ओके ओके ओके, ठीक है, जो आवेशित कणों, क्या बात है सर, यानी कि आप यहां पर धन आवेशित भी लिख सकते हो, जो आवेशित कणों या आयंस, ध्यान देना, या आयंस को उच्च ऊर्जा में, ठीक है, को उच्च ऊर्जा में, ठीक है, उच्च ऊर्जा में क्या करता है, त्वरित करता है, यानी कि वेग बढ़ाता है, त्वरित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करता है, ठीक है। अब ये आवेशित कण कौन कौन से होंगे, इनके बारे में तो पता चले कि यह एक ऐसा उपकरण होता है जो आवेशित कणों या आयंस को उच्च ऊर्जा में त्वरित करता है। डेफिनेशन क्लियर। अब ये जो तुम देख रहे हो ना आवेशित कण, ये आवेशित कण कौन कौन से हो सकते हैं, ये प्रोटॉन हो सकता है, ड्यूट्रॉन हो सकता है, अल्फा कण हो सकते हैं। ध्यान देना, पॉजिटिव पार्टिकल्स धनावेशित कण हो सकते हैं, ना कि ऋण आवेशित कण, ना कि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन कभी भी त्वरित नहीं करता। ये लिमिटेशन में मैं आगे लिख पाऊंगा, सिर्फ पॉजिटिव पार्टिकल होने चाहिए, ठीक है। साइक्लोट्रॉन काम कर जाएगा। आप चाह रहे हो ना तो साइड में कहीं लिख लेना आवेशित कण कौन कौन से, जैसे लिख सकते हो आप प्रोटॉन लिख लो, ठीक है, और ड्यूट्रॉन लिख लो, ठीक है, और अल्फा कण लिख लो, अल्फा पार्टिकल ETC कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यार, ये परिभाषा समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अध्ययन किसने करा, अर्नेस्ट लॉरेंस, यानी कि लॉरेंस ने सर्वप्रथम इसका आविष्कार करा। और एक साइंटिस्ट और थे, लिविंगस्टन, ठीक है, परमाणु के स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए भी उन्होंने भी ये साइक्लोट्रॉन का यूज करा, मतलब आविष्कार करा, लेकिन उनका नाम आता नहीं है, डायरेक्टली बोल देते हैं। 1934 में लॉरेंस ने, ठीक है, साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं चीज को भी। कब करा था, 1934 में, ठीक है, 1934 में किसने, लॉरेंस ने, लॉरेंस RENCE, आप EO लिख सकते हो, EO लॉरेंस भी लिख सकते हो। तो 1934 में लॉरेंस ने, ठीक है, साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया था, साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया था, ठीक है, आविष्कार किया था। ओके सर, ओके, किया था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का यूज किया जाता है, यानी कि आवेशित कणों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का यूज किया जाता है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब लंबवत होते हैं, इसीलिए इसको हम क्रॉस फील्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इस लाइन को लिखवा दूं एक, यानी कि आवेशित कणों की, ठीक है, आवेशित कणों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ठीक है, आवेशित कणों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ठीक है, आवेशित कणों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, यार आवेशित कणों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक, ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड FIELD तथा इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग किया जाता है, ठीक है, लगा लो, दोनों होते हैं, उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब दोनों का ना अलग अलग यूज होता है भाई। साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का यूज होता है, ठीक है। चलिए इससे पहले ना, आगे पढ़ने से पहले काफी पॉइंट हो गए, समझ में आया था ना, फैक्ट आ गया होगा, ठीक है। परिभाषा लिखवा दी और ये बता दिया आवेशित कण कौन कौन से को ये काम करता है, ठीक है, कब खोज करी इसकी, और आवेशित कणों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, इसका ना सिद्धांत आ जाता है, प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत आ जाता है। भाई सिद्धांत क्या होता है रियलिटी में, क्योंकि बिना सिद्धांत के ये काम करेगा नहीं। तो जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ध्यान देना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है और वैद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित होता है, त्रिज्या बढ़ने पर, ठीक है, वो सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करता है, जिससे उसका क्या होता है, वेग बढ़ जाता है। किसके द्वारा? अब यहाँ पे दो फैक्ट आते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड आता है और एक कौन सा आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कण को पथ पर घुमाएगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कण का वेग बढ़ाएगा। मैं ये सब अभी आगे लिख पाऊंगा, फिलहाल तो सिद्धांत लिख लो, फिर जब रचना करेंगे, चित्र बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना, सिद्धांत में। तो जब कोई आवेशित कण, ध्यान देना, जब कोई आवेशित कण, ठीक है, जब कोई आवेशित कण, धन आवेशित बोल सकते हो, ठीक है, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, लाइन पे फोकस करें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है भैया, मोशन करता है, गति करता है। ध्यान देना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, लेकिन वो वैद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित होता है, गति करता है, तो वह वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, आप विद्युत कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो वह विद्युत क्षेत्र द्वारा क्या होता है, त्वरित होता है, विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित होता है। बहुत मोस्ट फैक्ट है, त्वरित होता है, ठीक है। बढ़ती हुई त्रिज्या, बढ़ती हुई जो त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या, वो सर्पिलाकार पथ, ठीक है, या वृत्ताकार बोल सकते हो, सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करती है, अनुसरण करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड आवेशित कण को एक वृत्ताकार पथ पर घुमाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा, कण की गति बढ़ाएगा, ठीक है, और फिर जाकर टारगेट पे दे मारेगा। तो त्रिज्या सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करती है, जिससे क्या होता है, यानी कि त्रिज्या सर्पिलाकार पथ का, बढ़ती हुई त्रिज्या सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करती है, जिससे क्या होता है, जिससे आवेशित कण का वेग बढ़ता है, या आवेशित कण का वेग बढ़ जाता है, जिससे आवेशित कण का वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ जाता है, ठीक है, वेग बढ़ जाता है। ये होता है हमारा सिद्धांत इसका। तो सिद्धांत मैंने लिखवा दिया। अच्छा, एक चीज़ और है, अब आता है तुम्हारे पास कंस्ट्रक्शन, मतलब संरचना। भाई ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ये है संरचना इसकी, ठीक है, ओके, कंस्ट्रक्शन आ जाता है हमारा, ठीक है भाई। ये संरचना के लिए अब हमारा डायग्राम बनेगा, तो ध्यान देना सही करके जरा। ओके यार, डायग्राम तो मुझसे भी नहीं बनता है ये, है भाई। चलिए पहले मैं एक वृत्ताकार पथ खींचता हूँ, कुछ इस टाइप से पहले मैं एक वृत्ताकार पथ खींच लेता हूँ। तो ये मैंने ना अर्धवृत्ताकार पथ खींच लिया है ना, इसके अब आप दो भाग कर दो, इस टाइप से मैंने इसके दो भाग कर दिए, ये मैंने दो भाग कर दिए इसके, है ना, ओके। ये स्ट्रेट लाइन और फिर ये, ज़्यादा बड़ा ना छोटा सा करो यार इसको, ऐसे हमसे ये ध्यान देना बेटे, लाइन पे ये दोनों लाइनें समांतर रखना आप, चित्र बढ़िया लगेगा। ये इस टाइप से, ये ठीक है, ये लाइन से समांतर है, तो ये लाइन आप निकाल दो यहाँ को, ठीक है। अब सेम टू सेम ऐसे ही आपको इधर से खींच देना है ये, ठीक है। अब ये वाला भाग आपको थोड़ा सा आगे ले जाके, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे ले जाके ये इस भाग को आपस में आपको इन दोनों को मिला देना है, ऐसे करके। तो ये भैया इनको बोला जाता है डीज, ठीक है, ओके ओके ओके। टाइम लगेगा जितना में ये, तो ये डीज मेरे पास D1 हो गया, ठीक है,
और ये वाली डीज मेरे पास कौन सी हो गई, D2 हो गई। तो डीज D1 एंड डीज D2। ठीक है, आगे बढ़ाओ इसको, ये तो इसको भी इससे, इसको भी क्या करोगे, इससे आपस में आप मिला दो। ठीक है, बस बन गया। तो एक डीज ये वाली D1 हो गई, एक डीज हमारी ये D2 हो गई। तो अर्धवृत्ताकार पथ हो गया, अर्धवृत्ताकार पथ हो गया। ध्यान देना, यानी कि ये जो होती है ना डीज D1 और डीज D2, ये कैसी होती है, खोखली होती है, मेटेलिक चैम्बर होता है, खोखली होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसमें, ठीक है, डी आकार की दो मेटेलिक चैम्बर D1 व D2 होते हैं और दोनों के दोनों क्या होते हैं, खोखले होते हैं। एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, डीज D1 और D2 के भीतर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ क्या होगा, प्लेट इनके बीच में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा, इनके बीच में, दोनों डीज के बीच में होगा। वो मैं लिखवाऊंगा अभी आगे। फिलहाल तो पहली लाइन में ये लिखूंगा कि साइक्लोट्रॉन में डी आकार की दो मेटेलिक चैम्बर D1 व D2 होते हैं। पहले ये लाइन लिखते हैं, फिर आगे बनाएंगे चित्र। चित्र किसी नहीं बनाना है, ठीक है। मैं क्या लिखने वाला हूँ, यानी कि इसमें क्या होता है बेटा, इसमें डी आकार की, लाइन पे फोकस करना ठीक से, इसमें डी आकार की, ठीक है, दो, इसमें डी आकार की दो मेटेलिक चैम्बर, या डी आकार के दो मेटेलिक चैम्बर, चैम्बर मतलब कक्ष, कक्ष हमेशा खाली होता है। चैम्बर D1 व D2 होते हैं, D1 व D2 होता है। चैम्बर समझ गए ना, चैम्बर होते हैं, इसमें डी आकार के दो मेटेलिक चैम्बर D1 व D2 होते हैं। हो गया D1 व D2। हाँ, इनके बीच जो स्पेस होता है ना, स्थान, वो बहुत कम होता है, सूक्ष्म अंतराल बोलते हैं। यानी कि डीज D1 व D2 के बीच स्मॉल स्पेस होता है। ठीक है, चलो यहाँ लिख दे जाऊँ कि इनके बीच स्मॉल स्पेस होता है, स्मॉल स्पेस होता है। ठीक है, इनके बीच स्मॉल स्पेस होता है, राइट। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट मारो जल्दी फटाफट से, ले ले स्क्रीनशॉट, करते हैं इसको इरेज, कर दे रहे हैं। चलो, अरे बहुत इजी पॉइंट है, इतना बड़ा ना होता है, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, इन पर अगर तुम ध्यान दोगे समझ जाओगे एक बार में। क्या ये टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट लगा आपको, ये बताओ। अरे भाई इतने ईजी टॉपिक यार मैं करके बताता हूँ आपको, फिर भी आप लोगों की समझ में नहीं आता है ना। चलिए, सिद्धांत भी लिखा आपने इसका, और इसकी पढ़ रहे हैं हम क्या इस समय, कंस्ट्रक्शन। ओके, संरचना पढ़ रहे हैं, रचना पढ़ रहे हैं इसकी। चलिए मैं अब आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, बस ध्यान से सुनते रहना। हो गया, इनके बीच स्मॉल स्पेस होते हैं, स्मॉल स्पेस होता है, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, इनके यानी कि डीज D1 व D2 के बीच सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, ये क्या होता है, एक आयन सोर्स होता है। ठीक है, यानी कि इनके बीच, ठीक है, इनके बीच कहाँ पर, सेंटर में आयन सोर्स होता है, आयन सोर्स होता है। ठीक है, इनके बीच सेंटर में आयन सोर्स होता है। ठीक है, हो गया सोर्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों डीज को, इस वाली डीज को भी और वही इस वाली डीज को भी, इन दोनों डीज को हम क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ऑस्किलेटर से जोड़ देते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻7 हर्ट्ज। तो ये क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी, HF, हाई फ्रिक्वेंसी, आप लिख लेना हाई फ्रिक्वेंसी ऑस्किलेटर। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑस्किलेटर। ठीक है, कितनी वैल्यू होती है, 10⁻7 होती है ना। ठीक है, यानी कि डीज D1 व D2 को हाई फ्रिक्वेंसी ऑस्किलेटर से जोड़ देते हैं। ठीक है, डीज D1 व D2 को, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी QUENCY, हाई फ्रिक्वेंसी ऑस्किलेटर से जोड़ देते हैं। एक थोड़ी सी मिस्टेक सी हो रही है इसमें, तो मैंने यार यहाँ पे एक लाइन और लिख लेना कि इसमें डी आकार के दो मेटेलिक चैम्बर D1 व D2 होते हैं, इनके बीच स्मॉल स्पेस होता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, डीज कहते हैं। यहाँ पे एक लाइन बढ़ा लेना आपको, और इन्हें डीज कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, हम डीज कहते हैं, डीज, ये इन्हें डीज कहते हैं। कभी कभी यार सर ने ये बताया नहीं, इन्हें डीज कहते हैं, ये लाइन रह गई थी, इन्हें डीज कहते हैं। ठीक है, लिख लो, कहीं साइड में जगह बची होगी। चलिए, इनके बीच सेंटर में आयन सोर्स होता है, डीज D1। आयन सोर्स का नाम चाहो तो दे सकते हो, वरना ऐसे ही रहना तो कोई दिक्कत ना, फिलहाल आयन सोर्स है। डीज D1 व D2 को हाई फ्रिक्वेंसी ऑस्किलेटर से जोड़ दिया हमने। अब देखो,
दोनों के दोनों फील्ड हमें जनरेट करने पड़ेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करना है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको उत्पन्न करना है। तो अभी फिलहाल मैंने अभी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करा नहीं है, सिर्फ क्या करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उत्पन्न हो गया, यानी कि D1 व D2 के बीच प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र मतलब बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र, कैसे वो बताऊंगा अभी। यानी कि D1 व D2 के बीच, D1 व D2 के बीच, ठीक है, D1 व D2 के बीच प्रत्यावर्ती, लाइन पे फोकस करना, प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है सर, उत्पन्न हो जाता है। चलो सर हो गया उत्पन्न, आगे बढ़ाओ। D1 में D2 के बीच प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो होते हैं, देखो अगर ये वाला प्लस का होगा तो ये वाला का होगा माइनस का होगा। तो प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र मतलब अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का है। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र कैसे को लगेगा, ऐसे करके, इससे करके, इस टाइप से। विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी हमारी इस टाइप से, इधर को होगी धनावेश से ऋणावेश की ओर। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला, विद्युत क्षेत्र प्रत्यावर्ती है, मतलब ये जो चिन्ह है ना प्लस माइनस, ये कभी भी बदल सकते हैं। ये अगर प्लस यहाँ है तो यहाँ माइनस है, तो हो सकता है इधर माइनस हो और इधर भी क्या हो, प्लस हो, है ना, ये बदल जाता है। तभी तो बोला गया प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र। तो जरा लाइन पे फोकस करना, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज अर्ध, यानी कि अर्ध आवर्तकाल, प्रत्यावर्ती वोल्टेज अर्ध आवर्तकाल के दौरान जो होता है वो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है। समझ गए, यानी कि अपनी ध्रुवता चेंज कर लेता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। ये लाइन पे फोकस करना है ठीक से आपको। तो नेक्स्ट लाइन में लिखने वाला हूं, प्रत्यावर्ती, लाइन पे फोकस करना, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ठीक है, अर्ध आवर्तकाल, अर्ध आवर्तकाल मतलब आधा चक्कर पूर्ण करने पर, अर्ध आवर्तकाल, अर्ध आवर्तकाल के पश्चात, अर्ध आवर्तकाल के पश्चात, ठीक है, एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम में, ठीक है, पॉजिटिव तथा निगेटिव होता रहता है, निगेटिव होता रहता है। ठीक है, कभी पॉजिटिव होगा तो कभी निगेटिव होगा। अगर प्लस यहाँ है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। प्रत्येक अर्ध चक्र के दौरान, यानी कि जब कण इधर को जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस का माइनस का, फिर जब ऐसे जाएगा तो ये माइनस का और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस का। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। चलिए आगे देखते हैं। तो D1 व D2 के बीच प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज अर्ध आवर्तकाल के पश्चात एकांतर क्रम में प्लस तथा माइनस होता रहता है। ठीक है, अब ये तो था विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया मैंने। ठीक है, अब हमें करना है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करोगे, तो कुछ नहीं करना होता है चुंबकीय क्षेत्र में। अभी समझते रहो, चित्र में बनाना कोई भी, अभी सिर्फ समझते रहो। इसको मैं हटा देता हूँ, ये लिख लेना साइड में कहीं। तो यानी कि इस पूरे उपकरण को हम कहाँ रखते हैं, वैसे तो ये निर्वात में रखा होता है, इसके ऊपर एक घेरा और होता है, उसको बोला जाता है निर्वात, वैक्यूम हम उत्पन्न करते हैं। यानी कि ये पूरा उपकरण जो होता है वैक्यूम में होता है। अब देखो, चलो ये भी लिख दे रहा हूँ मैं थोड़ा सी, क्योंकि ये भी काम की लाइन है। यह है उपकरण, ठीक है, वैक्यूम में होता है। ठीक है, ये उपकरण वैक्यूम मतलब निर्वात में होता है। ठीक है, अब देखो इस उपकरण को हम रखते कहाँ हैं, इस उपकरण को, ठीक है, एक प्रबल चुंबक, एक कौन सी, प्रबल चुंबक। अच्छा, प्रबल चुंबक कौन सी, एक प्रबल चुंबक के ध्रुवखंड, ध्रुवखंड नॉर्थ तथा साउथ, नॉर्थ तथा साउथ के बीच रखते हैं, बीच रखते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या होता है हमारा, नॉर्थ होता है, ठीक है, और यहां पर क्या होता है हमारा भाई, साउथ होता है। ठीक है, ये इस टाइप से, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, ये क्या हमारा साउथ हो गया, है ना, नॉर्थ और साउथ। तो ये नॉर्थ यानी कि इस पूरे उपकरण को हम क्या रखते हैं, एक शक्तिशाली चुंबक, यानी कि प्रबल चुंबक के ध्रुवखंड नॉर्थ और साउथ के बीच रखते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर हो जाएगी। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी नीचे की ओर, नीचे की ओर, इस टाइप से।
अगर तुम चाह रहे हो तो ना तो नॉर्थ नीचे दे दो, साउथ ऊपर दे दो, मर्जी है आपकी, चुंबकीय क्षेत्र बराबर उत्पन्न होगा, पर लंबवत रहेगी। डीज के कैसी रहेगी, हमेशा लंबवत रहेगी। ये फोकस करना लाइन पे ठीक से आपको। यानी कि इस उपकरण को एक प्रबल चुंबक के ध्रुवपण नॉर्थ और साउथ के बीच रखते हैं, तथा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, तथा चुंबकीय क्षेत्र किसके, डीज के हमेशा कैसा होता है, डीज के लंबवत होता है। डीज के कैसा होता है, लंबवत होता है, ठीक है। डीज का हमेशा कैसा होता है, लंबवत। तो इस समय जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ और साउथ के बीच में चुंबकीय क्षेत्र की, वो नीचे की ओर होगी, नीचे की ओर। चाह रहे हो तो ऐसे कर सकते हो, मर्जी है आपकी। ये क्या है मेरे पास, चुंबकीय क्षेत्र भी है ना। और अगर ये नॉर्थ और साउथ नहीं लगाना चाह रहे हो तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऊपर को दे सकते हो। चलिए मैं नीचे को दे दी, कोई बात ना, उससे कुछ नहीं हो रहा, पर रहेगी लंबवत हमेशा, चाहे ऊपर को या फिर नीचे को, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी हमें क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। दोनों चीज़ें जनरेट हो गई। बताओ ज़रा मुझे, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया और वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं। अब चलो देखते हैं क्या करना है। अब इसकी कार्यविधि पढ़ लेनी है, क्योंकि रचना यहाँ तक पूरी हो गई है। और ध्यान देना, जो ये डीज के लंबवत होता है, इस उपकरण को एक प्रबल चुंबक के ध्रुवपण नॉर्थ और साउथ के बीच रखते हैं, तथा चुंबकीय क्षेत्र डीज के लंबवत होता है। और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो लगभग 1.5 टेस्ला का होता है। इसकी जो प्रबलता होती है ना चुंबकीय क्षेत्र की, वो कितनी होती है, 1.5 टेस्ला, लगभग बता रहा हूँ ये, ठीक है। लिख लेना साइड में, आप कहीं काम में आऊँगा। चलिए इसको मैं रेस्ट कर दूं, क्योंकि इसकी पढ़नी है हमें अभी क्रियाविधि। रचना पूरी हो गई, रचना में और कुछ नहीं बचा अभी, है ना, ठीक है, हटा दे। ओके। अब इसकी ना हमें कार्यविधि पढ़ लेना है। रचना तो हमारी पूरी कर दी मैंने, इतनी छोटी सी रचना थी, मैंने जो चित्र में था वही लिखवाया। चलिए अब रचना पढ़ लेते हैं इसकी। रचना में थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, कार्यविधि पढ़ लेते हैं। रचना तो हो गई हमारी संरचना, अब थोड़ी सी ना सी कार्यविधि पढ़ लेते हैं। चलिए लो सर, कार्यविधि लिखवा दो। कार्यविधि ये क्या होती है, ये तो सर हम पहली बार सुन रहे हैं इसका नाम, तो कार्यविधि का। ओके, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो क्या होता है, समझना ठीक से। ओके ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो मेरे पास D1 है ना, यानी कि जब D1 पॉजिटिव और डीज जो होती है वो D1 यानी कि D2 निगेटिव होती है। D1 कैसी है, पॉजिटिव है, और D1 D2 जो है वो कैसी है, निगेटिव है। तब जो यहाँ से आयन बाहर निकलेगा, तब जो यहाँ से आयन क्या करेगा, बाहर निकलेगा, वो D2 की ओर त्वरित होगा, यानी कि D2 की ओर कैसा होगा, त्वरित होगा। ये बहुत बड़ा फैक्ट होता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, जब अभी समझाऊंगा, जब D1 धनात्मक विभव पर है और D2 ऋणात्मक विभव पर है, तो जो आवेशित कण होता है या आयन होता है वो क्या होता है तुम्हारे पास, D2 की ओर त्वरित होता है। देखो जब, ठीक है, जब D1 धनात्मक विभव, जब D1 धनात्मक विभव तथा जब D2 तथा D2 ऋणात्मक विभव पर होती है, ऋणात्मक विभव पर होती है, विभव पर होती है, ठीक है। तो आवेशित कण जो होगा ना, तो जो आवेशित कण निकला है आयन सोर्स से, तो आवेशित कण जो होगा, आवेशित कण D2 की ओर त्वरित होगा, D2 की ओर कैसा होगा, त्वरित होगा। ध्यान देना, D2 की ओर त्वरित होगा। अब कैसे, वो भी हम चेक करते हैं। अब पहला तो जरा ये बताओ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर को है, ये प्लस है ये माइनस है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ होगी, अरे ऐसे होगी इस साइड में, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ को, ये अब यार एज करना पड़ेगा ना इसको, ये ऐसी तो होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो कण क्या करेगा, कण यहाँ से निकलेगा आवेशित, क्योंकि धनावेश कण धनावेशित है, तो धनावेशित कण क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा और ये पहले इतना आएगा, यहाँ चलेगा, और चलने के बाद वो ऐसे घूम जाएगा, ये इस टाइप से। अब जब यहाँ को पहुंचेगा, क्योंकि कण पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, जब वो कण यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, तो अब क्योंकि ये तो प्लस है ये माइनस है, तो प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो सिंपल सी बात है, D1 के अंदर वो प्रवेश करेगा नहीं, या करेगा, नहीं करेगा ना। देखो D2 की ओर चलता है ना, D2 की ओर त्वरित होता है, तो जब वो यहाँ पहुँचता है तो चिन्ह कौन सा आता है, प्लस। अब प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सन फोर्स आगे बढ़ेगा नहीं, तुरंत क्या होता है, यहाँ से बैटरी यानी कि जो आपने सोर्स लगाया उसकी ध्रुवता चेंज हो जाती है, यानी कि ये वाला चिन्ह होता है माइनस का, ये वाला चिन्ह होता है प्लस का। इसलिए मैंने बोला ये क्या होता है, प्रत्यवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है। तुरंत
तुरंत ये कण कहाँ प्रवेश करता है, जब ये माइनस का हो गया तो तुरंत माइनस प्लस वाले को तेजी से खींचेगा, यानी कि ये माइनस इस वाले प्लस वाले को क्या करेगा, खींच लेगा, बोले आजा, क्योंकि ये बहुत हाई वोल्टेज लगा रखा है अपना, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर लगा हुआ है, बोला आ, जैसे ही आया तो ये गया, ये ऐसे प्रवेश करेगा, इसके अंदर चला गया, बोला ले आ गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्योंकि D1 और D2 के भीतर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपना काम कर दिया, अब D1 में D2 के, क्योंकि D1 D2 खोखले हैं, उनके भीतर सिर्फ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड भरा पड़ा, दबा के भरा पड़ा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको एक वृत्ताकार पथ पे घुमाना शुरू कर देगा, इसकी त्रिज्या बढ़ाना शुरू कर देगा, ये इस टाइप से ये ऐसे करके ये, और यही कहानी क्या होगी हमारी, रिपीट होती रहेगी। अब चारे हो तो उसको तुम डॉट डॉट में भी दे सकते हो, और चारे हो ऐसा करके ये, तो आप जो है इसको आप पूरी बना सकते हो सॉलिड लाइन से, ये इस टाइप से ये, ठीक है, ये ऐसा करके। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड लगातार वृत्ताकार त्रिज्या यानी कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ाता रहेगा, और अंत में जो है ये यहाँ पर जब इसकी वेलोसिटी बहुत बाहर आएगी तो विंडो से बाहर निकलेगा और जाके लक्ष्य पे यानी कि जाके ये मार देगा लक्ष्य को। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा लक्ष्य, ये लक्ष्य को भेज देगा, ठीक है, गया लक्ष्य को, ऐसा होता है काम इसमें, ये ध्यान देना लाइन पे। तो ये काम पहुँच गया हमारा, लक्ष्य को चला गया, क्योंकि यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है, बार बार दोहराई जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जब D1 धनात्मक विभव तथा D2 ऋणात्मक विभव पर होती है तो आवेशित कण D2 की ओर क्या होता है, त्वरित होता है, ठीक है। अब D1 व D2, ठीक है, के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है, के अंदर क्या है, विद्युत क्षेत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र नहीं होता, विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, तब होता है, यानी कि D1 में D2 के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, केवल क्या होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है, केवल क्या होता है भाई, केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है। ओके ओके। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण को एक वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, ठीक है। यानी कि यह है चुंबकीय क्षेत्र, यह है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, यह है चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण को, लाइन पे ध्यान देना, आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए, वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए, ठीक है, घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, ठीक है, आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या करेगा, बल प्रदान करता है या प्रदान करेगा, ठीक है, प्रदान करेगा। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाती है, ध्यान देना, D1 धनात्मक विभव और D2 ऋणात्मक विभव पर होता है तो आवेशित कण D2 की ओर क्या होता है, त्वरित होता है। तो ये क्या है, D2 की ओर क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है, ठीक है। D1 तथा D2 के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा, ऑलवेज ध्यान देना। चलिए हो गया काम यहाँ तक, ठीक है। अब थोड़ा सा मैथमेटिक कैलकुलेशन, बस हो गया। अब क्या है इसमें, पूरा तो हो गया, ये थोड़ा बहुत बचा बस मैथमेटिक कैलकुलेशन, वो आप कर लोगे खुद से, ये करवा दूँ, चलो करवा देती हूँ। ओके, चित्र ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है भाई, यार चित्र ज़्यादा छोटा नहीं लग रहा आपको, हैं, चित्र ज़्यादा छोटा नहीं लग रहा आपको, अरे यार है इजी है इतना, चलो छोड़ो, सही है, चित्र परफेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अब आप देखते हैं आगे, तो हम आवेशित कण का द्रव्यमान मान लेते हैं स्मॉल m, चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं v, वेग मान लेते हैं स्मॉल v, ठीक है, और अर्धवृत्ताकार पथ की त्रिज्या, क्योंकि ये अर्धवृत्ताकार है, ये भी अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार पथ की त्रिज्या मान रहे हैं कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। तो माना, देखो लेट्स मान लो भैया, माना अर्धवृत्ताकार पथ की त्रिज्या, अर्धवृत्ताकार पथ की त्रिज्या, अर्धवृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। आवेशित कण का द्रव्यमान स्मॉल m है, ओके, आवेशित कण का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है, चुंबकीय क्षेत्र v है, तथा वेग कितना है, v है, तब वेग कितना है, v है, तब
तब चुंबकीय बल। फॉर्मूला याद है आपको चुंबकीय बल या लोरेंज बल का? याद है ना? अरे याद होगा आपको। F इक्वल टू कितना होता है? Q, क्योंकि अदिश राशि है, लेकिन भी वेक्टर वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के दोनों सदिश राशि हैं। दोनों को खोलोगे तो क्या आ जाएगा? F बराबर Q भी साइन 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो ds के कैसे होता है? परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता। तो कोस साइन 90, थीटा का मान 90 आता। तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो F बराबर कितना आता है? Q भी। ध्यान देना, समीकरण नंबर हमारी 1 बन गई। चलो ऐसे रहने दो, है ना? F बराबर Q भी। परंतु तुम्हें पता है कि ये चुंबकीय बल क्या करता है? मैंने बोला कि घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, यानी कि यह है चुंबकीय बल, यह है चुंबकीय बल। ठीक है, यह चुंबकीय बल आवेशित कण को ठीक है अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। ठीक है, अभिकेंद्र बल क्या करता है? ये अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है वो mv²/r और Q भी। ठीक है, इतना आ गया। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। कर दूँ मैं इसको रेस? ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? अरे छोटा सा है। ठीक है, हटा दें इसको, हटा दे रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ाते रहो इस चीज़ को। ये रहा, ऐसा रहा, बस का काम हो गया हमारा। अब कुछ कट रहा है? हाँ साहब, भी से भी कट जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास r इधर ले जाइए और Q भी को इधर ले जाइए। तो r की जो वैल्यू है हमारे पास वो फाइन हो जाएगी कितनी? r बराबर है भाई Q भी, यानी कि mv/Q भी। ठीक है, भी से भी कट गया तो mv, r इधर Q भी इधर, तो mv/ कितना आ जाएगा बेटा? Q भी आ जाएगा। ये समीकरण नंबर कितनी बन गई मेरे पास? 1 बन गई। दिस तो ये है तुम्हारे पास अर्धवृत्ताकार पथ की त्रिज्या, r की वैल्यू आ गई। अब देखो जरा ध्यान से, मेन पॉइंट हमारा अब आता है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से। अब कण को अर्धवृत्त पूरा करने में लगा समय। ठीक है, या अर्धवृत्ताकार पथ पर चलने में लगा समय, कि कण अर्धवृत्त पूरा कितने समय में करेगा। ठीक है, तो इस लाइन को मैं लिख दे रहा हूं, कण को ठीक है अर्धवृत्त पूरा करने में लगा समय। ठीक है, अर्धवृत्त पूरा करने में लगा समय, ठीक है सर, यानी कि कण को अर्धवृत्त पूरा करने में लगा समय। देखते कितना समय लगेगा अर्धवृत्त पूरा करने में। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, टाइम बराबर कितना होता है? अर्धवृत्त है, ध्यान देना। तो यार टाइम बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, ये पता होना चाहिए आपको कि चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटा क्या होता है? समय होता है। ठीक है सर, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो चाल हमारी v है, दूरी कितनी है? चाल हमारे पास v है, दूरी कितनी है? 2πr है, और समय कितना हमारे पास? t है। तो t बराबर हो जाएगा हमारा 2πr/, के कितना जाएगा मेरे पास? ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये आ गया मेरे पास v। वट क्या है? अर्धवृत्त पूरा करने में लगा समय। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1/2 से भाग करनी पड़ेगी, 2 से 2 कट गया। t का मान कितना आ जाएगा भाई? πr/v। समीकरण 1 से r का मान लगा दो, समीकरण 1 से। ठीक है, तो t की जो वैल्यु आ गई वो कितनी आ गई? r का मान लगा दो, तो m/ कितना है? qv, और भैया t की वैल्यू है v का मान, r का मान है mv/qv, यही तो है ना? अरे यार mv/qv, ये गलत हो गया, बिल्कुल एक धोरे से गलत हुआ है, कोई बड़ मैचिंग नहीं हो रही है। π/v लिख लो ऐसी, और r का मान लगा दो mv/qv। ठीक है, तो ये वाले v से ये वाला v क्या हो गया मेरे पास? कट गया। तो t का मान आ गया मेरे पास कितना? πm/, में कितना आ गया? qv आ गया, है ना? ये t की वैल्यू आ गई अर्धवृत्त पूरा करने में। अब संपूर्ण वृत्त पूरा करने में लगा समय, आवेशित कण द्वारा संपूर्ण वृत्त पूरा करने में लगा समय 2 से गुणा और कर देंगे। ठीक है, तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा, उसी को क्या बोलोगे आप? आवर्तकाल बोलोगे। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे? आवेशित कण का आवर्तकाल। ठीक है, आवेशित कण का आवर्तकाल निकालना है मुझे। ठीक है, कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो भैया अपना फॉर्मूला t बराबर कितना हो जाएगा? 2t। आधा चक्कर में, आधा अर्धवृत्त पूरा करने में इतना समय लगा, तो पूरा अर्धवृत्त आधा वृत्त और जोड़ दो तो 2t हो गया। अच्छा ठीक है, t की वैल्यू कितनी है भाई? 2πm/, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? qv। ये किसकी वैल्यू आ गई? t की, आवर्तकाल आ गया। ठीक है,
ठीक है भैया, चलो हटा दे रहे हैं इसको। आगे आवर्तकाल। अच्छा आवर्ती निकाल दें, आवेशित कण की आवर्ती, यहाँ तक का फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आवर्ती भी निकाल दे रहा हूँ यार, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट है। अबे यार तुम तो घबरा रहे हो। चलिए आवर्ती निकाल दे रहे हैं, आवेशित कण की आवर्ती। आवर्ती की परिभाषा किसी को याद है? आवर्ती किसकी? आवेशित कण की आवर्ती। चलिए देखते हैं, आवेशित कण की आवर्ती, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो आवर्ती को शो करते हैं स्मॉल एफ से, और आवर्ती हमेशा आवर्तकाल के कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवर्ती चक्कर पर सेकंड होती है, एक सेकंड में किए गए चक्करों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। टी की वैल्यू कितनी है चेक करें, 2πm अपोन में कितना है? क्यूबी। क्यूबी क्या होगा हमारा ये वाला? ऊपर पहुंच जाएगा। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई? क्यूबी अपॉन 2πm। 2πm एक इसकी वैल्यू आ गई भैया, फ्रिक्वेंसी आ गई। ये आ गई हमारी आवर्ती निकल के, ठीक है, कवर करें आवर्ती को भी, लिख लो फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो? ई मैक्सिमम हो तो निकालना अधिकतम गतिज ऊर्जा। चलो वो भी निकाल के देखते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं है, आवेशित कण है, ठीक है, आवेशित कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है, आवेशित कण की कौन सी? अधिकतम गतिज ऊर्जा। आवेशित कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो भाई? ई मैक्सिमम हो तो, ई मैक्सिमम हो तो, ठीक है, तो ई मैक्सिमम बराबर 1/2 एम भी मैक्सिमम स्क्वायर, एम भी मैक्सिमम स्क्वायर है ना। तो एक ई मैक्सिमम बराबर हाफ एम भी मैक्सिमम स्क्वायर। इसको मैं इरेज कर दूं? चलो कर दे रहा हूँ। अब लास्ट टॉपिक है तो इस चित्र की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, तो मैं चित्र क्या कर दूंगा? इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, चित्र की अब हमें जरूरत पड़ेगी नहीं भैया। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेना, काम में आएगा तुम्हारा ये, ठीक है। ओके 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 चलो हाफ। अब भी मैक्सिमम का मान निकालना है। भी मैक्सिमम की वैल्यू हमें नहीं पता, तो कहाँ से निकालेंगे हम भी मैक्सिमम की वैल्यू? ये भी हमें चेक करनी है। चलिए इसको आप एक क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हो, ये काम में आएगी अभी, ठीक है। बट हमें पता है स्टार्टिंग में जो मेरे पास एम भी होता है ना, एम भी मैक्स स्क्वायर जो होता है, यानी कि अपॉन आर, ये भी मेरे पास मैक्स में आएगा, है ना, दोनों के दोनों। क्यू भी ये भी मैक्स हो जाएगा और बी आ जाएगा, है ना। अब एक बी से एक भी मेरे पास क्या होगा? कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा मेरे पास? आर मैक्स की, यानी कि वी मैक्स की जो वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर, जो वी मैक्स की वैल्यू आ गई हमारी, एक बी से एक भी कट जाएगा, तो जो वी मैक्स की वैल्यू आएगी वो ये वाला आर मैक्स इधर को ले जाओ, ध्यान से देखना, वी मैक्स से वी मैक्स कट गया, ठीक है। मैं केवल वी मैक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो ये भाग वाला गुणा में, तो ये क्यू वी और आर मैक्स और अपोन में कितना जाएगा मेरे पास? एम आ जाएगा, है ना। अब वी मैक्स का मान कर देंगे हम समीकरण 2 में। चलिए वी मैक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर, चलिए उठा कर रख दो, तो ये आ जाएगा मेरे पास अधिकतम गतिज ऊर्जा ई मैक्स की वैल्यू, ठीक है। तो हाफ एम ऐसे रहने दो, और वी मैक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास? क्यू वी आर मैक्स और अपोन में कितना है? एम का क्या आएगा मेरे पास? होल स्क्वायर, ठीक है, का क्या जाएगा मेरे पास? होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर लगा हुआ है ये। चलिए करके देखते हैं इसको सोल्व एक बार। 1/2 एम, इसको लिख लो क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर मैक्स, और अपोन में क्या जाएगा मेरे पास? कितना? यानी कि एम स्क्वायर। तो एक एम से एक एम क्या गया मेरे पास? कट गया, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर, अपोन में कितना आ गया तुम्हारे पास? 2m, और ये आ गया मेरे पास कितना भाई? क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर आर मैक्स स्क्वायर। तो ये आ गई इसकी मैक्सिमम एनर्जी MAX, ठीक है, ये आ गई इसकी मैक्सिमम एनर्जी। कर लोगे ना इसको सोल्व अब, ठीक है। तो ये इसकी मैक्सिमम एनर्जी फाइन हो जाती है। अब बताओ ये ज़्यादा डिफिकल्ट है मैं भाई? क्या ये ज़्यादा डिफिकल्ट था? नहीं था ना, ये पूरा फाइनल हो गया। अच्छा एक चीज़ और है इसकी, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, लिमिटेशन और कर लो, ठीक है। चलिए वो भी देख लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है। तो पहला नंबर ये है, यानी कि साइक्लोट्रॉन जो होता है ना, साइक्लोट्रॉन, ठीक है, कभी भी न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं करता। साइक्लोट्रॉन न्यूट्रॉन को, ठीक है, न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं करता है, त्वरित नहीं करता है,
क्योंकि ये कैसा होता है, क्योंकि ये उदासीन होता है, ठीक है, क्योंकि ये उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि ये उदासीन होता है, ठीक है। ओके, और क्या करता है ये सेकंड नंबर, जो साइक्लोट्रॉन होता है ना, साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? नहीं करता है। ओके ओके, क्यों नहीं करता है? साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं करता है क्योंकि इसका मास कम होता है, क्योंकि इसका मास कम होता है, ठीक है, क्योंकि इसका मास कम होता है। ये क्रिया होने से पहले त्वरित होकर बाहर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन, तो ये सिर्फ पॉजिटिव कणों के काम में आता है कि उसका मास बहुत कम होता है ना। तो ये था साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, बनावट यानी कि संरचना, इसका वर्किंग प्रिंसिपल और फॉर्मूला डेरिवेशन सब हमने कवर कर लिया। तो इस टॉपिक को नोट्स बना लो, लिख लिख के याद करो अच्छी तरह से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।